प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालों की सेहत के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं कि एक टाइम या एक एज होती थी जिसमें बाल जाके सफ़ेद होते थे और बड़े खूबसूरत लगते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं टीन एजेस में भी ये बाल जो हैं सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद डाइंग प्रोसेस में जाना, कलर्स करवाना, ये लंबा ये जो प्रोसेस है इतना लंबा हो जाता है। उसके बाद जो बालों की सेहत और हालत है वो फिर देखी नहीं जाती है और वक्त से पहले जो प्रीमेच्योर जो ग्रे तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी सेहत होती है वो भी मुझे लगता है वक्त से पहले खराब हो जाती है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर शहबाज साहब, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली डॉक्टर शहबाज मैं पूछना चाहती हूँ, एक पहले स्पेसिफिक एज होती थी जिसमें जाके बाल जो है ना अब ग्रे होना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा कोई एज या स्पेसिफिक टाइम नहीं रह गया हुआ। इसकी रीज़न क्या है? शायद हमारी खुराक अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, क्या नहीं अच्छा? सबसे पहले बहुत मेहरबानी आपकी इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, चूँकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस किया जाता है कि हमारे बाल जो हैं वो क्यों ग्रे हो रहे हैं। मैंने आजकल ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चे हैं कोई 13-14 साल की उम्र में, वो भी जब आते हैं तो उनके भी बाल काफ़ी हद तक जो होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं। तो इसकी कुछ जो रीज़न्स हैं वो हैं ऐसी जो कि हम जिनको चेंज नहीं कर सकते, और कुछ रीज़न्स ऐसी हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जिनको नहीं चेंज कर सकते उनमें सबसे जो कॉमनेस्ट है दैट इज़ नोन एज योर जेनेटिक्स, जो कि पेरेंट्स से आती है। अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स में से किसी एक को जो है वो जल्दी ग्रेइंग ऑफ हेयर, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जिसको आमतौर पे सफ़ेद बाल होना या जो थोड़े से कलर जैसे सिल्वरी होते हैं वैसे हो जाना, वो अगर आपके पेरेंट्स को जल्दी एजेस में शुरू हो गया है तो अनलकीली आपको भी वो जल्दी एजेस में शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग जो है रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी का मेकअप है, आपके सेल का मेकअप है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, जो कुछ ऐसी रीजंस हैं जो कि जो है उनका जेनेटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें कुछ विटामिन्स की कमी है। सबसे कॉमनली जो विटामिन्स रिपोर्ट किए जाते हैं उसमें कॉपर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से B6 एंड B12, और इसके अलावा कैल्शियम पेंटोथिनेट होता है, उसकी भी डेफिशिएंसी से बाज़ औक़ात ये रिपोर्ट किया जाता है कि ये जो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है। इसके अलावा जो और बहुत सारी कॉजेज़ हैं उसमें अंडरलाइन कोई डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत कॉमन है, जैसे हमने एक दफ़ा जिक्र किया था कि एक्जिमा एक चीज़ होती है जिसको चंबल आम जुबान में कहते हैं। तो एक्जिमा की एक टाइप बच्चों में आती है, उसको एटोपिक एक्जिमा कहते हैं। और जो एटोपिक एक्जिमा होता है वो मोरूसी चंबल भी उसको कहा जाता है। उसका भी ये पार्ट होता है कि उनमें ये जो स्किन एलर्जीज़ के अलावा प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी उनमें जल्दी देखी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड के इश्यूज़ हैं, या एक परनीशियस एनीमिया होता है, वो उसका इसमें बड़ा रोल है। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपकी पूरी स्किन और बॉडी वो प्रीमेच्योरली एज होना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ भी ये ग्रेइंग ऑफ हेयर्स आता है। फिर इसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसको कहते हैं स्ट्रेस, दैट शुड बी काउंटेड ऑन द फर्स्ट, बिकॉज हर किसी को जो है वो स्ट्रेस है आजकल हर किसी। बच्चा जो है उसको हमने एग्जाम के इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस दिए हैं, उसको इतने सारा जो है बंडल हम बुक्स का दे देते हैं कि उसने ये पढ़ना है, तो वो बेचारा इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो बाहर गया था पढ़ने के लिए, उसके बाद बाल सफ़ेद हो गए। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं कि बीमारियां भी हैं, विटामिन्स की भी डेफिशिएंसीज हैं, और उसके अलावा जो है वो स्ट्रेस का बड़ा ज़्यादा रोल है। फिर कुछ ऐसी हमारी, जैसे आपने कहा कि डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं जो कि हमारी बालों की रूट्स को, बाकी सेल्स की रूट्स को वो जलाना शुरू कर देती हैं। तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा जो अल्कोहल हम लोग आजकल हर घर में जो है हम लोग इसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जितने हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जब उनकी हिस्ट्री लें तो ये उनमें एक फैशन बन गया कि दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, और ख़ास तौर पे हमारी जो एलीट्स हैं उनमें ये एक फैशन है। ट्रूली उसमें बियर, वाइन, जो भी होता है उनका वो कहीं ना कहीं शामिल है। तो वो एक बहुत बड़ी वजह बन गई। फिर इसके अलावा हमारी डाइट जो है
उसमें देखें रिसेंटली एक 2016-17 में इंडिया में स्टडी हुई थी। उसमें उन्होंने जब स्टडी किया उन्होंने देखा कि 25 ईयर्स या 26 ईयर्स के जो लोग थे उनमें प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आ रहा है। तो उन्होंने एक ग्रुप लिया, तो उस ग्रुप के उन्होंने जब लैब्स की तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, एक B6 विटामिन था, B12 था, इसके अलावा LDL लेवल था और HDL लेवल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम था, और इसके अलावा उनके अंदर फेरेटिन लेवल भी कम था। सही। और मज़े की बात यह है ये सारी की सारी चीज़ें जो है रेड मीट में पाई जाती हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि किस में पाई जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें रेड मीट में पाई जाती हैं। तो अगर यानी कि हम लोग अपना जो है डाइट और खाना पीना बेहतर कर लें, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इन चीज़ों से कम करें, तो ये वन वे है कि हम जो है वो उसको डिले कर सकते हैं। और मीट के तो सभी शौकीन होते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता ये बालों की सेहत के लिए कितना बेहतरीन है। सब शौकीन नहीं है। सब शौकीन हैं चिकन के आजकल। हाँ, ये तो मीट के बहुत कम हमारी जो है ना वो पॉपुलेशन शौकीन है। वो कहते हैं जिसमें से स्मेल आती है या ये होता है या चबाने में मसला है, उनको मीट का जो है वो बिल्कुल आजकल शौक बहुत कम लोगों को रह गया। ज़्यादातर जो है वो चिकन को इजीली अवेलेबल होता है, वो भी तो ब्रायलर जिसमें खुद जान नहीं है, तो वो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये इसकी इतनी सारी कॉजेज़ हैं। नहीं बेहतरीन, बिल्कुल हमने रूट से पकड़ा है कहाँ से जाके इसके कॉजेज़ हो सकते हैं और इसको हम कैसे सम अप या कोप अप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखते होंगे बहुत सारे जो मेरे जहन में आती हैं चीज़ें जो मैंने इर्द गिर्द सुनी है, कहते हैं जिसको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है उसके बाल जो है वो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इसमें कोई मिथ है या क्या हकीकत है इसमें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नज़ला ज़ुकाम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो समझते हैं केरा हमें दिमाग से गिर रहा है, हालांकि वो केरा जो होता है उसको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग कहते हैं। हमारे यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जो है नोज़ के अराउंड यहाँ पे और आइज़ के अराउंड अल्लाह ताला ने साइनसिस बनाए हुए हैं, जिसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। वो साइनोसाइटिस जो है वो एक्चुअली जो हमारे नज़ला ज़ुकाम होता है उसका पार्ट है। तो उसकी वजह से जब साइनोसाइटिस होता है तो उसकी वजह से हमें नेजल ड्रिपिंग होती है या रेशा आता है। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो है उनमें जल्दी जो है वो ग्रेइंग ऑफ हेयर देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ उसमें वो की जा सकती है कंबाइन, क्योंकि जो साइनोसाइटिस होता है वो एटोपिक डर्माटाइटिस की, जैसे मैंने बात की, वो एटोपिक डर्माटाइटिस का पार्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो उसके साथ लिंक किया जा सकता है कि वो एटोपिक डर्माटाइटिस की वजह से हो रहा है या एटोपिक रिनाइटिस की वजह से हो रहा है, ना कि वो जो है पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जो दिमाग से रेशा वो कहते हैं गिर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, मतलब ये टोटली मिथ है, ये इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह से कहते हैं कि दिमाग कमजोर हो जाता है तो उसके बाद जो है बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली ग्रेइंग हेयर को हम रिवर्स करने की बड़ी कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर ग्रे हेयर जो है वो अब आ गए हैं बालों में हमारे, सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है, तो अब उसको हम रोक सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए कि हम उसके बाद अपनी डाइटरी प्लान जितने भी आपने बताया B6 B12 इन सब चीज़ों को अपनी खुराक में इंक्लूड कर लें, तो उसके बाद जो हमारा जो ये प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर है ये रुक सकता है प्रोसेस? ये जितने विटामिन्स बताए हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके अलावा कॉपर हो गया, सेलेनियम हो गया, फिर बायोटिन हो गया, विटामिन D हो गया, ये सारे जो हैं अगर हमारी खुराक में शामिल हो जाएं एज ए सप्लीमेंट इनको ले लें तब भी इसको डिले किया जा सकता है। उसमें एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आता है जो कि हेयर्स के लिए है, कैप्सूल प्रायोरिन, बहुत कॉमनली यूज़ होता है और उसके बहुत सारे मीटूज़ हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। कैपिलस है, फिर यूथ्रिक्स है, वो यूज़ किए जा सकते हैं। वो जब हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म कोई ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स, फिर हमें विजिबल रिजल्ट्स उनके आते हैं। अच्छा, रिजल्ट्स आते हैं? जी, विजिबल रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इनकी जो हमें डेफिशिएंसीज हैं वो हम लोग जो है वो पूरी कर देते हैं। फिर इसके अलावा जो है डाइट में जैसे मैंने कहा कि गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। गोश्त में हमारे ऐसी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड जो हमारे बालों के लिए हैं सारी की सारी अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा कुछ जो है ऑयल मसाजेस वगैरह, कोई भी ऑयल लेके उसका ऑयल का मसाज किया जा सकता है, जिससे स्कैल्प में जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ती है। वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी जो है ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। फिर इसके अलावा अगर मज़ीद उसके बारे में बात की जाए तो कुछ सर्जिकल तो नहीं है, लेकिन वो आप कहते हैं नॉन इन्वेसिव टाइप की हैं मोडेलिटीज़, उनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक प्लकिंग होता है, प्लग करते हैं तो वहाँ पे प्लग करने से कोई नया बाल नहीं आएगा वाइट आपको, लेकिन वो जो है वो जैसे आप प्लग करते रहेंगे बार बार तो उसकी जड़ ख़त्म हो जाएगी और वो वहाँ पे वाइट बाल नहीं आएगा।
फिर ये इसके सर्जरी प्रोसेस है, ये एक तरह से। सर्जिकल प्रोसीजर में ही आ जाता है। जब आप स्किन को ट्रॉमा दे रहे हैं तो नॉन इन्वेसिव सर्जिकल आ जाता है। ओके। फिर उसके अलावा जो है एक एपिलेशन होता है या इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसमें करंट को जो होता है एक नीडल के जरिए इसकी रूट के अंदर दाखिल किया जाता है बाल की, तो वो रूट जल जाती है और उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको प्लग कर दिया जाता है, वो परमानेंट हेयर रिमूवल होता है। तो वो भी जो है इस पे उसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर जैसे कि आप जानती हैं कि अगर कोई इन चीज़ों की तरफ नहीं आना चाहता तो फिर कोई भी जो है कलरिंग एजेंट्स यूज़ किया जा सकता है। आमतौर पे ज़्यादातर लोगों में जो मेल्स होते हैं उनके टेम्पल्स पे होता है, दाढ़ी में होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं जहाँ तक इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि हल्के फुल्के एज के साथ बंदे के ग्रेइंग ऑफ हेयर होना चाहिए, वो आपकी एक ब्यूटी होती है, ना कि आप जो है कलर्स की तरफ जाएं। चूँकि कलर्स जब आप करते हैं तो साथ में जो बड़ा ब्लैक बाल है उसकी जो रूट है वो भी डैमेज होती है, और उसकी वजह से आपके अगर 10 बाल थे तो वो 20 को एक दफ़ा से ही निकलने पे मजबूर कर देता है। सही, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि जो एजिंग है उस प्रोसेस को शो होना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ज़रूरी और बड़ा नेचुरल लगता है इस चीज़ को जब वो चीज़ शो होती है। क्योंकि फिर वो हम सब कहते हैं ना, एक मिसाल देता है, बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, ये समझदारी के बाल सफ़ेद हुए हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली एक और मिथ है, मैं आपसे मिथ ही डिस्कस कर रही हूँ ताकि उसकी आप जो हकीकत है वो आप हमारे सामने रख रहे हैं। हम एक मिथ ये भी करते हैं कि खुशी का बाल होता है, गम का बाल होता है, कि 2 सफ़ेद बाल जो होते हैं ना वो आपके सर में आते ही आते हैं। ऐसे कोई हकीकत होती है? मतलब वो तो एक एजिंग शुरू हो रही होती है ना, प्रीमेच्योर, लेकिन एक पूरा प्रोसेस होता है कि ये मेरे जो बाल है ना ये मेरी फादर के प्यार के हैं या मदर के प्यार के हैं। मैं इसको रात को भी देख रही थी, मुझे था कि शायद ये मैंने सिर्फ सुना है, तो इसके बारे में बाकायदा मैंने चेक भी किया। नहीं, ऐसा कोई जो है साइंटिफिकली ऐसी कोई चीज़ प्रूवन नहीं है। ये जो है मिथ्स जो होती हैं, आपको पता है, वो दादाओं से नानाओं से चली आ रही होती है। एग्जैक्टली। उनमें कोई रियलिटी एज सच नहीं होती कि ये जो है वो मदर की तरफ से है या फादर की तरफ से है, ऐसा कोई भी साइंटिफिकली ये चीज़ हमने अप्रूवन कर दिया डॉक्टर से, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, देखते जैसे आपने कहा हेयर ड्राई की बात की आपने ना, कि कलरिंग और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है इस तरह से करने के लिए, लेकिन बहुत सारे अब मैं देख रही हूँ कि हर तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। पहले हम मेहंदी की तरफ जाते थे, उससे बाल जो है वो हेयर डाई कर लेना, या कुछ और नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर लेना। अब जो हेयर डाई है उनसे लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जी। या तो उनके बालों में, उसके बाद चेहरा स्वेल हो जाना, कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से कलर्स या ऐसे कौन से हेयर डाई हों जिनमें ये कोई इंग्रेडिएंट मौजूद ना हो, हम वो देख कर लें कि बाद में एलर्जिक रिएक्शन ना करें? सबसे जो कॉमनली देखा जाता है वो देखा जाता है कि अमोनिया फ्री जो होते हैं हेयर डाइज, उनसे कम रिएक्शंस होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को उससे भी हो रहा होता है। तो फिर 2-3 और कंपाउंड्स होते हैं, एक पीपीडी होता है, उसके ज़रिए भी बाज़ लोगों को एलर्जी हो रही होती है, तो पीपीडी फ्री भी लेना पड़ता है। फिर बाज़ औक़ात उसके लिए एल्शिया नेम का एक हेयर डाई आता है, वो हाँ जी, वो किसी बड़े स्टोर से मिल जाएगा। एल्शिया यूज़ किया जा सकता है, या फिर किसी भी कंपनी का अमोनिया फ्री यूज़ किया जा सकता है। ये अगर आप इतने ही अनलकी हैं कि आपको इससे भी वो रिएक्शन हो रहा है, इतने ही तो फिर जो है आपको या तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा खालिस जो मेहंदी है उसके लिए, या फिर खालिस मेहंदी के साथ आप उसको रात को बनाएंगे, गर्म पानी के अंदर बना लिया, उसको पूरी नाइट आप छोड़ दें। उसका जो है एक कलर जो होता है वो छोड़ देती है, जब वो पूरी नाइट उसका कलर छोड़ देती है, सुबह आप 2 घंटे के लिए उसको बालों में अप्लाई करें, फिर आप उसको धो दें। उसके बाद एक और पाउडर आता है मेहंदी की तरह का, उसको कहते हैं इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर, जी, इंडिगो पाउडर। फिर आप उसको अप्लाई करें तो उसका थोड़ा सा जो है वो परसेप्टेबल जो है आपको कलर ब्लैक और ब्राउन के दरमियान वो आपको मिल जाता है। अगर ये भी आप लोग नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको फिर वाइट हेयर्स के साथ ही रहना पड़ेगा। और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, आपको पता है, सिल्वरी या फिर ये ग्रे हेयरिंग जो है ना, इसका बहुत ट्रेंड है और बड़े खूबसूरत लगते हैं। बहुत सारी इवन एक्ट्रेसेस मैंने देखी हैं उसको नहीं करवा रही हैं, डाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। बाज़ लोग तो अपने जो ये हेयर्स हैं उनका वो कलर जानबूझ के ये करवा रहे हैं, सिल्वर करवा रहे हैं। यही मैं कह रही हूँ, हाँ, फैशन में है, ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे इतने सेलिब्रिटीज हैं वो नहीं करवा रहे हैं, वो बड़ा खूबसूरत एक ग्रेसफुल सी एक लुक देता है, आपको पता लगता है कि आप थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, इस तरह से कोई मतलब चलता है। अच्छा, देखिए आपने जैसे हमने कलर्स वगैरह की बात की कि हमें किस तरह के कलर्स जो है अपने बालों पर अप्लाई करने चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अब हम बहुत ज़्यादा जो टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं लाइफ में कि ये बालों को ये काला कर देगा या इस तरह से, क्योंकि लेकिन बाल तो जो है सफ़ेद बाल वो तो रूट से निकल रहा होता है। जी बिल्कुल। तो ये जितने टोटके या सब चीज़ें होती हैं कि आप ये मिक्स कर लें, ये मिक्स कर लें, तो ये तो सिर्फ जो हमारे टॉपिकल हैं या फिर जो ऊपर वाली सतह है सिर्फ उसको काला करेगा, जो दोबारा बाल आएगा वो तो सफ़ेद ही आएगा ना। नहीं, अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने जैसे बताया कि कुछ विटामिन्स लेने से या मसाजेस करने से
रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं, उनमें ये देखा गया कि अगर बहुत कम जो हैं बाल वो वाइट हैं तो वो ब्लैक भी बाद में टर्न हो गए हैं। अच्छा, हो जाते उनकी हैं। वजह ओके। ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, जैसे मैंने बात की कि एक हमारी बॉडी के अंदर ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को किल कर रहा है। जब आपने वो स्टिमुलस हटा दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया, और वो जो वाइटामिन्स की कमी थी या मिनरल्स की कमी थी वो जब आपने पूरी कर दी, तो लकीली वो जो मेलानिन है जो कि रूट में पड़ा हुआ है, जो कि डैमेज हो गया, वो नेचुरली फिर रीग्रो कर जाता है, क्योंकि मेलानिन हर हेयर की शेफ्ट में पड़ा हुआ है। तो उसके हमसाए में जब मेलानिन पड़ा है तो वहाँ से वो इधर आ सकता है। जब वो आ जाता है तो उसमें जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो स्टॉप हो जाती है और वो ब्लैक हो जाता है। तो इस वजह से कई टोटके जो होते हैं वो दे डू वर्क, तो उसको यूज़ करने से रोका नहीं जाता। लेकिन ये है कि अगर आपको मैं गारंटी दे दूं कि सारों के बाल जो हैं वो चिट्टे रिवर्स हैं हो और वो जाएंगे। ब्लैक हो जाएंगे, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन उसके लिए ट्राई ज़रूर किया जा सकता है। 5 to 6 मंथ्स आप अपना डाइट जो है वो चेंज करके देखें, स्ट्रेस को थोड़ा सा एलिमिनेट करें, और इसके अलावा जो है बाकी जितनी मैंने चीज़ें गिनाई वो चीज़ें कम करें, और खाना पीना और अपने वाइटामिन उनको ज़रा बेहतर करें। तो पॉसिबिलिटी है, बहुत कम केसेस देखे गए हैं, 10% ऑफ द केसेस उनमें रिवर्सल जो है वो देखा गया है। तो वो जो है आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि हम भी उन 10% में से हों। बिल्कुल जी ऐसा जी ही है। अच्छा, जैसे आपने जिन विटामिन्स या जिन मिनरल्स का आपने जिक्र किया है, आपने कहा रेड मीट में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, और कौन से ऐसे फल हैं या फिर ड्राई नट्स वगैरह हैं जिनमें ये तमाम मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हैं मौजूद हैं? ये आपने खुद ही बता दिया, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं दे आर रिच इन ऑल दिस मिनरल्स एंड ये जितने वाइटामिन्स हैं, तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ज़रूर खाने हैं। लेकिन मैं जैसे बताता होता हूँ कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो 4-5 दानों से ज़्यादा नहीं खाने होते, क्योंकि वी आर यूटिलाइजिंग दैम एज वाइटामिन्स, नॉट एज आर फूड, कि हम उनको आधा आधा किलो खा जाएं, फिर बाद में एलर्जीज़ के तौर पे वो हमारे पास आते हैं कि हमें ये एलर्जी हो गई है, सुइयाँ चुभरियाँ धप्पड़ बन रहे हैं। तो वो उनको आप एज ए वाइटामिन यूज़ करेंगे, ना कि उनको खुराक के तौर पे। इसी तरह जब हमने गोश्त खाना है तो मैंने देखा है कि लोग जो आधा आधा किलो कढ़ाई खा जाते हैं, किलो कढ़ाई खा जाते हैं। तो उनके लिए भी ये है कि आपके वेट के हिसाब से आपने खाना खाना है। वेट के हिसाब से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी कि एक 100 ग्राम का जो बंदा है, 100 केजी का सॉरी बंदा है, वो 100 ग्राम लेगा डेली में। इससे ज़्यादा अगर वो लेगा तो उसके भी जो है वो एलर्जीज उसको होंगी, और उसके गुर्दों पे भी ज़्यादा वो इफेक्ट आएगा उसका। ओके, दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट कि अगर आप कह रहे हैं कि हम अपने वेट के हिसाब से हम चेक जी कर सकते हैं, इसको आराम से गूगल जी कर सकते हैं कि अगर मेरा वेट इतना है तो मुझे कितना मीट या समथिंग ऐसी कोई जी चीज़ है वो कंज्यूम करनी चाहिए, बिल्कुल ताकि मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट ऐसे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब हम कोई चीज़ ड्राई नट्स वगैरह या मीट कुछ भी ऐसा खा लेते हैं तो उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन जो है ना वो ऐसे ही सामने बैठे होते हैं कि अभी बस आए, लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान नहीं करते हैं, हम वो चीज़ खाना छोड़ देते हैं या बेतदाली से उसको मुसलसल खाते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे, आपने डाइट की भी बात की, तो डाइट में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितने हमारे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो कि हमारी सारी बॉडी को एज कर रहा होता है, या हमारे बालों को ग्रे कर रहा होता है, उसमें हम एक और चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे ऐड कर सकते हैं। वो जो सैलड है या जो ग्रीन टी है, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये उसको फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करते हैं। तो हम इनको जैसे ही इनकी चीज़ें, इनका इंक्रीमेंट बढ़ाते हैं अपनी बॉडी में, तो लकीली ये चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा जैसे हम जो है वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हमारी बॉडी में एक नई ताकत आ जाती है। वो उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी के जो ब्लड है वो सारी खुलियों को मिलता है, जिसकी वजह से वो जितने फ्री रेडिकल्स होते हैं या जहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो सारे का सारा वहाँ से वॉश ऑफ हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें जो है हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं। वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो फिर हमारी हर बॉडी के खुलियों को रीन्यू करते हैं। इसी तरह अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस में जो है वो हमें स्ट्रेस हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं जो कि हमारी हर बॉडी के पार्ट को वो डैमेज करते हैं। ओके। तो इस वजह से अगर हम खुश रहेंगे, वॉक करेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे सारे चीज़ जो है, सारे फंक्शन जो है वो पूरे काम करेंगे। सही हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब जिनको प्रॉब्लम जेनेटिकली है, जिनको पता है कि हमारे बाल जो है ना वो सफ़ेद होना ही है चाहे इस एज में, तो उस चीज़ को हम जेनेटिकली आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, उसके लिए आजकल रिसर्चेज हो रही हैं। अनलकीली हम लोग अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं सके कि उनको कैसे रिवर्स किया जाए, लेकिन रिसर्चेज हो रही हैं। जैसे स्टेम सेल्स जो हैं वो आजकल उनको बड़ा बूस्ट मिला हुआ है। स्टेम सेल्स के इसी तरह कोशिश कर रहे हैं लोग
कि मेलानिन जो है, जो कि ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, उसको लैब में ग्रो करके उसको वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो आपका बाल जो है वो उससे ब्लैक हो जाए। लेकिन अभी ये अंडर प्रोसेस है, इस पे कोई वो जो है हमें अच्छी अभी तक खबरें मिली नहीं। हो सकता है कि कमिंग ईयर्स में ये ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए। एक जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो वो जो था वो कह रहे थे जी मेरे आप जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वाइट बाल निकाल के उनकी जगह ब्लैक बाल लगा दें। थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर इतने सारे वाइट बाल आ रहे हैं आपके, तो वहाँ पे पीछे से लेके ब्लैक बाल लगाना वो अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सही। और मुझे लगता है कि ये जो आपने जिस तरह से बताया ना, ये सर्जिकल जो भी प्रोसेस बताया, मुझे लगता है ये जल्दी आएगा भी नहीं। अगर आ गया तो जितनी भी हेयर डाई कंपनीज है ना, बंद हो जाएंगी। हाँ, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं आने दिया जा आपने सकता। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, चूंकि ये सारी की सारी जो हैं इन कंपनीज के इंटरेस्ट होते हैं, और वो बाज़ जो रिसर्चेज होती हैं वाकई ही वो पुशे पर पर्दा पीछे डाल दी जाती हैं ताकि वो जो है किसी किस्म का इनके जो बेनिफिट्स हैं वो जो है वो ख़राब ना हो। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि मैंने भी 2 बार सोचा कि हमारे जो वालदा के हमारी फैमिली में ना जल्दी बाल सफ़ेद नहीं होते। मेरी वालदा के अभी तक नहीं हुए हैं, बस चंद बाल जो हैं मुझे लगता है सफ़ेद है। मेरे वालिद साहब के 70s में जाकर वो होने शुरू हुए थे। तो अब ये सब चीज़ें जब मैंने सोची ना कि किसी के बाल सफ़ेद हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो मौजूद होगा। फिर मैंने बाकायदा इस पर एक रिसर्च पढ़ी, तो वहाँ पर यही था, जैसे आप देख लें ना, डायबिटीज़ है, उसकी मेडिसिन जो भी है वो बार बार आ रही हैं, उस चीज़ पर हम काम नहीं कर रहे हैं। या फिर बहुत सारी मेडिसिन, कैंसर की अगर बात कर लें, ट्रीटमेंट उसका वैसा डायग्नोज नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनीज इतनी पीछे बैठी हैं जो उसको शायद आगे नहीं आने देती हैं। इस तरह से शायद ये भी है। नहीं, इस पे बहुत सारी आजकल बहस चल रही है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको जो है वो डिस्कस किया जाता है कि कंपनीज के इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि वो बहुत बड़े जाइंट्स हैं जो कि ये सारी की सारी चीज़ों को, कह सकते हैं। जी माफियाज हैं जो कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो जब तक जो है कोई रिसर्च आती है तो वो उसको फिर जो है उसके ऊपर उसको ग्रैब करते हैं और उसको साइड पे डाल देते हैं। तो ये वाकई ही ये बहुत बड़ा आपका पॉइंट है कि हो सकता है कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट्स बहुत अवेलेबल भी हों, अवेलेबल भी हों, लेकिन वो हम तक पहुंचने नहीं देते। दैट्स अ गुड पॉइंट। बिल्कुल इस तरह से है। डॉक्टर साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि एक तो अपना खाना अच्छा करें, अपना जो है डेली रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह को इंक्लूड करें, और उसके अलावा खुश रहें, तो आपके जितने एजिंग के प्रोसेसेस हैं सारे जो हैं वो काम डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आने के लिए। हमारा लास्ट प्रोग्राम भी था, वो बहुत